मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग लगातार देख रहे हैं कि मैं करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहा हूं और करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं उसमें ट्रेडिशनल टॉपिक को भी कवर करते चल रहा हूँ। सबसे पहले एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं वे शशि जीएस एकेडमी को जरूर ज्वाइन करते चलें, क्योंकि यह कोर्स जो है 2 महीने का है। यह कोर्स 2 महीने का है। 2 महीने में मैं आपको 6 महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट करके दूंगा। 6 महीने से लेकर 8 महीने का भी हो सकता है, तो 8 महीने तक की मैं आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट करके दूंगा। तो जो हमारे नए साथी हैं वे जरूर शशि जीएस एकेडमी को क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। और ज्वाइन इसलिए कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। साथ ही साथ मैं उन छात्रों को एक और बात कहना चाहूँगा कि जो छात्र आते हैं यानी कि क्लास लेने तो आते हैं लेकिन 2 मिनट के लिए रुकते हैं और भाग जाते हैं, देखिए इससे आपका कुछ भला नहीं होने वाला है। इससे अच्छा आप मत आया करें, पहली बात। दूसरी बात है, कुछ ऐसे छात्र हैं जो क्लास को बाद में देखते हैं लेकिन वो स्किप करके देखते हैं। तो मैंने एक चीज़ें आपको पहले ही बताया है कि यह एजुकेशनल क्लास है और एजुकेशनल क्लास में आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के क्षेत्र में आपको कुछ स्किप नहीं करना होता है, सब कुछ पढ़ना होता है, ठीक है। एक कोई ऐसी क्लास नहीं है जहां पर की कॉमेडी चल रही हो जिसमें आप स्किप करके आपको कुछ मजा मिलने वाला है। तो कुछ भी आपको मजा नहीं मिलेगा, केवल और केवल अच्छी चीजें जानकारी मिलेंगी। लेकिन अगर आप स्किप किए तो पीछे की बातें आप नहीं समझ पाएंगे, फिर बाद में कहेंगे सर ने हमें कैसे पढ़ाया था, हमें समझ में नहीं आया। अगर आप शुरू से देखेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि लास्ट तक में आप खुद कमेंट करेंगे कि सर हमें बहुत बेहतर समझ में आया। और आप इसी तरह के इस सीरीज को आप हमेशा कंटिन्यू रखिए, ये मेरी गारंटी है। आप लास्ट तक एक बार देखिए, खुद में खुद आपको पता चलेगा। आइए शुरू करते हैं। अब किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले टॉपिक पर। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है मेरे प्रिय साथियों, बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है। तो बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षण दे दिया गया है और ऐसा कब किया गया? सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि ऐसा कब किया गया, यानी कि कब दिया गया? तो 7 जून 2021 को। कब दिया गया? 7 जून 2021 को। 7 जून 2021 को 7 जून 2021 को बिहार की सरकार ने महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया। बिहार की महिलाओं के लिए बिहार की सरकार ने बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया। और कितना प्रतिशत किया है? दूसरा प्रश्न बनता है कि कितना प्रतिशत किया है या कितना प्रतिशत दिया गया है? तो 33% दिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी 33% दिया गया है बिहार की सरकार के द्वारा बिहार की महिलाओं को। बिहार की सरकार के द्वारा बिहार की महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। कितने प्रतिशत आरक्षण दिया है? 33% आरक्षण दिया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा, किन क्षेत्रों में दिया है बिहार ने, किन क्षेत्रों में दिया गया है, यानी कि किन क्षेत्रों में उन्हें दिया गया है। तो एक और बात याद रखिएगा, तो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में। किसमें दिया है? इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में। इसमें मेडिकल कॉलेजों में इस बात को ध्यान रखिएगा। तो किसमें दिया है? इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में बिहार की सरकार ने क्या किया है? बिहार की महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया है। और ऐसा करने वाला, एक मुख्य पॉइंट याद रखिएगा, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है बिहार। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन? बिहार बन गया है। देश का पहला राज्य बन गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, देश का पहला राज्य बन गया है बिहार। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अभी हाल ही फिलहाल में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने मेडिकल और या इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र में या मेडिकल कॉलेजों के क्षेत्र में बिहार को 33% का आरक्षण दिया है, ऐसा पहला कौन सा राज्य है? ऐसा करने वाला
तो बिहार को आप लोग याद रखिएगा, बिहार को आप लोग याद रखिएगा। तो पहली चीजें हमने सीखा कि बिहार की सरकार ने बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षण दिया, और कब दिया? 7 जून 2021 को दिया। कितने प्रतिशत दिया? 33% दिया। किन क्षेत्रों में दिया? तो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में। और ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया। अब आइए बात करते हैं बिहार के बारे में, थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेते हैं, यानी कि बिहार के बारे में बेसिक जानकारी। अब आइए बात करते हैं थोड़ा से बेसिक जानकारी, यानी कि ट्रेडिशनल टॉपिक के बारे में। देखिए, बिहार की बात करें तो बिहार की बात करते हैं तो बिहार की पहले अवस्थिति हम देख लेते हैं। बिहार की अवस्थिति हम देख लेते हैं तो बिहार के उत्तर में एक देश है, एक देश है, और उस देश का नेम क्या है? नेपाल है। तो नेपाल के साथ यह सीमा भी साझा करता है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है बिहार किसके साथ? नेपाल के साथ। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात करते हैं, बिहार के पूर्व की बात करते हैं तो बिहार के पूर्व में कौन है? पश्चिम बंगाल है। बिहार के पूर्व में कौन सा है? पश्चिम बंगाल। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल। तो ध्यान रखिएगा, ये भारत का राज्य है, ठीक है। तो बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और बिहार के दक्षिण की बात करते हैं तो बिहार के दक्षिण में झारखंड है, बिहार के दक्षिण में झारखंड है। और बिहार के पश्चिम की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश। बिहार के पश्चिम की बात करते हैं, बिहार के पश्चिम की बात करते हैं, बिहार के पश्चिम की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। तो पहली चीजें हमने देखा बिहार के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में हमने पहली चीजें देखा, बिहार के उत्तर में नेपाल है, और नेपाल एक देश है। कल की क्लास में मैंने नेपाल की संपूर्ण जानकारी दे दिया है, कल की क्लास में नेपाल की संपूर्ण मैंने जानकारी दे दिया है। यदि आप इस क्लास को देख रहे हैं तो बाद में उस क्लास को आप देख लीजिएगा। पहली क्लास से आप देखते आइए, मैं डेफिनेटली कहता हूं आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, और आपका एक जुड़ाव हमेशा बना रहेगा क्लास से, ठीक है। दूसरी बात करते हैं तो बिहार के पूर्व की बात, बिहार के पूर्व की बात करते हैं तो बिहार के पूर्व में है पश्चिम बंगाल। बिहार के दक्षिण की बात करते हैं तो बिहार के दक्षिण में है झारखंड, और बिहार के पश्चिम की बात करते हैं तो बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। अब आइए बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार के बारे में यदि हम बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, देश का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, देश का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, देश का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। इस बात को ध्यान रखिएगा, तीसरा सबसे बड़ा, चलो मैं ऊपर लिख देता हूं, तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बिहार के बारे में हमने एक और जानकारी कलेक्ट की कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए, जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है बिहार। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं बिहार के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी। अब आइए बात करते हैं बिहार के बारे में और भी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। एक बार मैं इसको रेज कर देता हूं ताकि आपको और बेहतर तरीके से सारी चीजें क्लियर होते चलें। देखिए, नेक्स्ट बातें करते हैं बिहार की प्रमुख चित्रकला जो है, बिहार की प्रमुख पेंटिंग कौन सी है? प्रमुख पेंटिंग यानी कि प्रमुख चित्रकला। तो बिहार की प्रमुख चित्रकला, बिहार की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? मधुबनी है। बिहार की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? मधुबनी। इस बात को ध्यान रखिए। यदि आप ध्यान रखिएगा, यदि आप यूपी टेट, सी टेट वगैरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मधुबनी चित्रकला कहाँ की है? मधुबनी चित्रकला कहाँ की है? तो बिहार की है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बिहार के बारे में हमने एक तीसरी जानकारी हासिल की, कि यहाँ की प्रमुख चित्रकला कौन सी है, यानी कि प्रमुख पेंटिंग कौन सी है? मधुबनी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ की आधिकारिक भाषा की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ की आधिकारिक भाषा की बात करें तो यहाँ की आधिकारिक भाषा जो पहली भाषा है वो हिंदी है। यहाँ की आधिकारिक भाषा की बात करते हैं तो यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है हिंदी है, पहली भाषा। और द्वितीय भाषा की बात करते हैं, द्वितीय राजभाषा की बात करते हैं,
द्वितीय राजभाषा की बात करते हैं तो उर्दू है। कौन सी है? उर्दू है, इस बात को ध्यान रखिएगा। द्वितीय राजभाषा की बात करते हैं तो उर्दू है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि बिहार के वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है? इनको भला कौन नहीं जानता है? तो बिहार के वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है मेरे प्रिय साथियों? नीतीश कुमार है। कौन है? नीतीश कुमार है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ के वर्तमान के राज्यपाल और प्रथम राज्यपाल के बारे में आप नहीं जानते होंगे, कुछ छात्र जानते होंगे, जो जानते हो कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात कर लेते हैं। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात करें, बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम, ध्यान रखिएगा, जयराम दास दौलत राम। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल हैं, बिहार के प्रथम राज्यपाल हैं। ठीक है, ये जो मैंने स्रोत लिया है वो विकिपीडिया से लिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात करते हैं, बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात करते हैं तो जयराम दास दौलत राम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि वर्तमान के राज्यपाल कौन है। तो बिहार के वर्तमान के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के वर्तमान के राज्यपाल की बात करें, बिहार के वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो फागू चौहान है। कौन है? फागू चौहान। तो ध्यान रखिएगा, कौन है? फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान, बिहार के वर्तमान के राज्यपाल। तो अभी हमने यहाँ पर देखा, बिहार के बारे में बेसिक जानकारी में हमने पहली चीजें क्या देखा कि बिहार के उत्तर में कौन है? नेपाल है, और बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और बिहार के पश्चिम की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश है, बिहार के दक्षिण की बात करते हैं तो झारखंड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट बातें मैंने आपको बताई कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिहार जो है तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ की जो प्रमुख पेंटिंग है यानी कि प्रमुख चित्रकला की बात करते हैं तो मधुबनी है, यहाँ की आधिकारिक भाषा की बात करते हैं तो हिंदी है, यहाँ की राजभाषा। द्वितीय की बात करते हैं तो उर्दू है। वर्तमान के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो नीतीश कुमार हैं, और प्रथम राज्यपाल की बात करते हैं तो जयराम दास दौलत राम है, महामहिम इनके सामने लगाना चाहिए। और वर्तमान के राज्यपाल की बात करते हैं, मेरे प्रिय साथियों तो फागू चौहान है, फागू चौहान, महामहिम फागू चौहान यहाँ के वर्तमान के राज्यपाल हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि राज्यपाल कौन होता है, और राज्यपाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि राज्यपाल के कार्य क्या होते हैं। मतलब आइए हम थोड़ा से समझते हैं, थोड़ा से संविधान से कुछ चीज़ें हैं, और साथ ही साथ हमारा ये भी टॉपिक क्लियर होते चले। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ट्रेडिशनल टॉपिक भी। तो आप लोग इसी तरह से लास्ट तक जुड़े रहिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप एग्जाम में जब जाएंगे तो आप बेहतर प्रदर्शन करके आएंगे। दूसरी बात है कि बीच से कोई भी छात्र छोड़कर नहीं जाएगा और लास्ट तक क्लास को देखेगा। यदि उसे कोई काम पड़ जाता है तो जा सकता है, लेकिन वो बाद में देखेगा, बाद में देखेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं, राज्यपाल की बात कर लेते हैं। थोड़ा से राज्यपाल के बारे में बात करें। वैसे राज्यपाल के बारे में किसी दिन हम और बेहतर से बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स में राज्यपाल जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो राज्यपाल की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है कौन? राज्यपाल होता है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा। जिस तरह से केंद्र सरकार या केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उसी तरह से राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और राज्यपाल काम कैसे करता है? तो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। राज्यपाल कैसे काम करता है? तो जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्री परिषद है उसकी सलाह के अनुसार कार्य करता है। कैसा कार्य करता है? सलाह के अनुसार। किसके सलाह के अनुसार? मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली
मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के अनुसार या उनके सलाह के अनुसार कार्य करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सलाह के अनुसार कार्य करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और बातें हैं। हाँ चलिए अब बात कर लेते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्र सरकार की सिफारिश पर। वैसे तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति आपको मैंने बताया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में क्या किया गया था कि राष्ट्रपति मंत्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इतना ही ध्यान रखना चाहें तो एक पॉइंट केवल इतना ध्यान रख लीजिएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि राज्यपाल बनने की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनना है तो उसके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आइए बात करते हैं। तो अनुच्छेद 157 के अनुसार हम सारी चीजें देखेंगे। अनुच्छेद 157 157, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 157 में राज्यपाल बनने की योग्यता का प्रावधान किया गया है या दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल बनने के लिए अनुच्छेद 157 में चर्चा की गई है कि आपके पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, आपके पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कि राज्यपाल बनने के लिए योग्यता कौन कौन सी होनी चाहिए। देखिए पहली बात करते हैं, यानी पहले पॉइंट की बात करें तो भारत का नागरिक हो आप। पहला पॉइंट कहता है कि आप भारत के नागरिक हो। दूसरा पॉइंट कहता है कि 35 वर्ष की आपकी आयु कंप्लीट होनी चाहिए, 35 वर्ष आपकी आयु कंप्लीट होनी चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं, एक और पॉइंट यहीं पर जुड़ा हुआ है कि 35 वर्ष की आयु किन किन लोगों के लिए निर्धारित की गई है। यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तब भी आपकी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, यदि आपको उपराष्ट्रपति बनना है तब भी आपकी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, और राज्यपाल बनना है तो भी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, तो भी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो तीनों बातें मैंने आपको बता दिया, 3 लोगों से जुड़ रहा था 35 वर्ष की आयु, तीनों लोगों को मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप लोग सब कुछ समझते चलिए, बस आप ध्यान से देखते चलिए, मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा। आप ये मान के चलिए आप पूरे YouTube पर सर्च करेंगे, इस तरह की क्लासेज आपको मिलेंगी ही नहीं। ठीक है, इस तरह की क्लासेज आपको नहीं मिलेंगी जो हर चीजें एक साथ जोड़ दें। ठीक है, तो पहली चीजें हमने देखा कि अनुच्छेद 157 के अनुसार, अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल बनने की योग्यता दी गई है, या कहा गया है कि पहली चीजें आपके पास क्या होने चाहिए, आप भारत के नागरिक हो, और दूसरी बातें क्या कही गई है, आप 35 वर्ष के, आपने 35 वर्ष की आयु कंप्लीट किए हो, और तीसरी बात कहती है, या तीसरी बात कहा गया है, तीसरी बात कही गई है किसी लाभ के पद पर ना हो आप, किसी लाभ के पद पर ना हो आप, किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, किसी लाभ के पद पर ना हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो तीसरी बातें क्या कही गई है, किसी लाभ के पद पर आप ना हो, किसी लाभ के पद पर आप ना हो। और चौथी बातें क्या कही जा रही हैं कि विधानसभा के सदस्य बनने की आपकी योग्यता तो होनी ही चाहिए कम से कम। तो विधानसभा के सदस्य बनने की भी आपके पास योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विधानसभा के सदस्य, तो विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए कम से कम। तो विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता आपकी होनी चाहिए। तो विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता कितनी होती है, क्या क्या होती है, इसको भी जल्दी से समझ लीजिए। तो विधानसभा के यदि आपको सदस्य बनना है तो कम से कम आपकी 25 वर्ष आयु आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और दूसरी बातें क्या कही है, दूसरी बातें क्या कही गई है विधानसभा के लिए, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए भारत के आप नागरिक हों। तो ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल बनने के लिए आपके पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। पहली बात है भारत के आप नागरिक हो, दूसरी बातें कही गई है 35 वर्ष की आपने आयु कंप्लीट किया हो, और तीसरी बात कही जाती है कि किसी लाभ के पद पर आप ना हो, और चौथी बातें कही जा रही है विधानसभा के सदस्य बनने की आपकी योग्यता होनी चाहिए। और मैंने ये भी यहीं पर बता दिया कि विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, कम से कम आपकी 25 वर्ष
आयु होना चाहिए और भारत के आप नागरिक हो। तीसरी बात यानी पांचवी बात क्या कही जा रही है, नेक्स्ट बात ये कही जा रही है कि पागल व दिवालिया ना हो आप, पागल व दिवालिया ना घोषित किया गया हो आपको, पागल व दिवालिया ना घोषित किया गया हो। नेक्स्ट और लास्ट बातें कही जा रही है कि पागल व दिवालिया आपको घोषित ना किया गया हो। अगर आपको पागल या दिवालिया घोषित किया गया है तब आप राज्यपाल नहीं बन पाएंगे, तब आप राज्यपाल नहीं बन पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनना है तो अनुच्छेद 157 में यह चर्चा की गई है कि आपके पास इतनी सारी योग्यता होनी चाहिए, तब आप किसी राज्य के राज्यपाल बन सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीजें मैंने आपको बताया कि भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष की आपकी आयु कंप्लीट होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर आप ना हो, विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए एटलीस्ट, पागल व दिवालिया घोषित आपको ना किया गया हो। अब आइए बात करते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति तो करते हैं, लेकिन किन प्रथा में। देखिए पहले क्या चल रहा था, दो प्रथाएं थी राज्यपाल के लिए। अनुच्छेद 155 में एक बातें कही गई हैं, दो बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 155 के अनुसार क्या कहा गया, देखिए राष्ट्रपति क्या करेंगे, राज्यपाल की तो नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 155 के अनुसार, अनुच्छेद 155 नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन कि दो प्रथाएं पहले चल रही थी, जिनमें से एक प्रथा आज भी प्रचलित है और एक प्रथा समाप्त हो गई है। अब आइए बात कर लेते हैं कौन सी दो प्रथा चल रही थी, कौन सी दो प्रथा चल रही थी। आइए थोड़ा से हम बात करते हैं, आइए हम थोड़ा से बात करते हैं कौन सी दो प्रथा चल रही थी। तो अनुच्छेद 155 के अनुसार क्या बातें कही गई हैं कि राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे या राज्यपाल की नियुक्ति करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति के लिए दो प्रथाएं चल रही थी, और पहली प्रथा कौन सी है, पहली प्रथा ये है कि जिस राज्य का वह निवासी है वहां का राज्यपाल नहीं बन सकता है। जिस राज्य का निवासी है, जिस राज्य का निवासी है, जिस राज्य का निवासी है, जिस राज्य का निवासी है वहां का राज्यपाल नहीं बन सकता, वहां का राज्यपाल नहीं बन सकता, वहां का राज्यपाल नहीं बन सकता है। जैसे मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, तो मैं उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं बन सकता हूं, बल्कि अदर स्टेट बिहार का, ठीक है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ का मैं राज्यपाल बन सकता हूँ। ठीक है, दूसरी प्रथा कहती है, यह प्रथा जो चल रही थी, दूसरी प्रथा कहती है कि राज्यपाल की नियुक्ति करने के लिए मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति करने के लिए, राज्यपाल की नियुक्ति करने के लिए, राज्यपाल की नियुक्ति करने के लिए, राज्यपाल की नियुक्ति करने के लिए मुख्यमंत्री यानी कि उस राज्य के, जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त करना है उस राज्य के मुख्यमंत्री से, यानी संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से क्या करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, यह जो प्रथा थी 1950 से लेकर 1967 तक चली थी। 1950 से लेकर 1967 मतलब कहा जा रहा है कि 1950 से लेकर 1967 तक यह प्रथा चली थी, और 1967 से इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1967 से इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह या विचार विमर्श करना चाहिए। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। कब से नहीं है, 1967 से। तो 1967 से इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको खत्म कर दिया गया। लेकिन वर्तमान में यह आज भी लागू है कि जिस राज्य का आपको राज्यपाल बनना है उस राज्य के आप निवासी ना हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए एक और पॉइंट है, एक और बातें हैं कि क्या एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है कि नहीं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है
आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या, सॉरी, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या कोई राज्यपाल, या आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या कोई राज्यपाल, क्या कोई राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है कि नहीं। दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है कि नहीं। दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है कि नहीं, बन सकता है कि नहीं, बन सकता है कि नहीं। दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि क्या कोई राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है कि नहीं। जैसे कि आप समझिए, जैसे कि एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए बिहार के राज्यपाल है, बिहार के राज्यपाल कौन है, अभी मैंने आपको बताया था बिहार के राज्यपाल के बारे में, अभी मैंने आपको बताया था बिहार के राज्यपाल कौन है, बिहार के राज्यपाल कौन है मैंने आपको बताया था, जल्दी से कमेंट करके बताइए बिहार के राज्यपाल कौन है। तो मैंने आपको बताया था फागू चौहान, ठीक है, मैंने आपको बताया था फागू चौहान। जैसे मान लीजिए फागू चौहान है तो ये बिहार के राज्यपाल हैं, ठीक है। तो बिहार के राज्यपाल होते हुए अगर उत्तर प्रदेश में राज्यपाल कोई नहीं है, अगर उत्तर प्रदेश में कोई राज्यपाल नहीं है तो उत्तर प्रदेश का भी राज्यपाल इन्हें नियुक्त किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, हाँ बन सकते हैं कि कोई भी राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। तो बन सकते हैं या बन सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। लेकिन ऐसा किया कब गया, इसके पहले प्रावधान नहीं था, लेकिन ऐसा किया कब गया, तो दरअसल एक संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, एक संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन। तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से यह प्रावधान कर दिया गया। दरअसल 1956 के पहले तक यह प्रोविजन नहीं लागू था, लेकिन जब 1956 आया तो 7वां संविधान संशोधन किया गया और इस संविधान संशोधन के माध्यम से कहा गया कि एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है या बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज मैंने आपको कैसे बेहतर तरीके से एक टॉपिक को लिया और एक टॉपिक के साथ साथ मैंने बहुत सारी चीजें आज आपको मैंने पढ़ाया। आज आप लोगों ने देखा कि कैसे मैंने एक टॉपिक को पिकअप किया था कि बिहार की सरकार ने बिहार की महिलाओं को आरक्षण दिया, बिहार की सरकार ने बिहार की महिलाओं को आरक्षण दिया और कितने प्रतिशत दिया, 33%। और किन क्षेत्रों में, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में, देखिए आपने इस टॉपिक को मैंने पिकअप किया था। इस टॉपिक के माध्यम से मैंने आज आपको बहुत सारी जानकारी दिया, ठीक है। अब आइए बात करते हैं, मतलब कि कल की क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ अलग टॉपिक के बारे में। तो जो हमारे नए साथी जुड़े हुए थे वे शशि जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब करते चलें और शेयर करते चलें। मैं डेफिनेटली आपको बहुत बेहतर तरीके से सारी चीज़ें पढ़ाते चलूँगा ताकि आपके एग्जाम में आपके एक भी प्रश्न गलत ना हो और आप बेहतर प्रदर्शन करके आएँ, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।